अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि क्लास मेट्रिक की केमिस्ट्री का एक फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट नंबर 9। उसके एमसीक्यूज हम पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। आज वाले लेक्चर में कंटिन्यूएशन है उसी एक्सरसाइज की। उसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी हम वैसे जो लेक्चर्स मैंने आपको अपलोड करके दिए हैं उसमें हर चीज़ हमने एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन इस एक क्विक रिवाइंड करते हैं ताकि हम थोड़ा सा इसको समझ लें और जो जो चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की थी वो सामने आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम विद 2 एग्जांपल्स। सो डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों क्या है, सेम चीज है, जिसमें हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो व्हेन अ रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन विद सेम रेट, सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी कॉल्ड एट इक्विलिब्रियम। अब इसके 2 एग्जांपल्स आपने देने हैं, तो कोई भी 2 एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। एक एग्जांपल बेशक आप ये दे दें कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ। सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है, इजी भी है, इसको आयोडीन के साथ रिएक्ट करवा के आप हाइड्रोजन आयोडाइड बना दें और इसको बैलेंस कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा हम एग्जांपल इसमें दे सकते हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप कोई 2 रिएक्शन जहन में रख ले, ये बहुत ज़रूरी भी है। आपको कोई से 2 रिएक्शन जो है वो आपको याद होने चाहिए और उसकी बैलेंसिंग भी ज़रूरी है कि उसको बैलेंस भी करके आप लिखेंगे। तो ये आपके 2 एग्जांपल्स हो जाएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए तो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, कैसे पता चलेगा इसका पता इस तरह से चलेगा कि हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके लेवल में कोई कमी नहीं आएगी। देयर इज नो रिमार्केबल चेंज। आप यहाँ पे लिखेंगे व्हेन देयर इज नो रिमार्केबल चेंज इन द लेवल ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। इसका मतलब है कि न उसमें कमी आ रही है और न वो इंक्रीज हो रहा है। उस टाइम आपका रिएक्शन किस कंडीशन में है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर द डिफरेंट मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। मैं इसको लिखूंगा नहीं, थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। फॉरवर्ड रिएक्शन वो है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर होगा, राइट डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट टू राइट। रिवर्स वो है जो कि राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। ये रिएक्शन जो है ये स्टार्ट में बहुत स्पीड से होगा, रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट में 0 होगा क्योंकि प्रोडक्ट अभी बने नहीं है। जब तक प्रोडक्ट नहीं बने तो आपका रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड से होगा और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो होगा वो स्लो होगा, 0 होगा। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन ग्रेजुअली, रिवर्स रिएक्शन जो है इनकी स्पीड इंक्रीज होती रहती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये जस्ट 2-3-4 प्रॉपर्टीज हैं जो आप इसको लिख सकते हैं। ये हाफ हेडेड एरो टुवर्ड्स राइट इस पे डिनोट होगा, ये हाफ हेडेड एरो टुवर्ड्स लेफ्ट इस पे डिनोट होगा। तो इसमें रिएक्टेंट्स रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट रिएक्शन करेंगे और वापस आपको रिएक्टेंट बना के देंगे। दीज आर द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रिएक्शंस। नंबर 4, व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड to predict the direction of a chemical reaction। डायरेक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन में आपके लिए 2 चीजों की जरूरत है। नंबर 1, कैसी वैल्यू जो है वो आप कंसीडर करेंगे, लेकिन अदर देन इक्विलिब्रियम। एक इंफॉर्मेशन ये है कि वी हैव टू कंसीडर द वैल्यू ऑफ Kc, बट दिस Kc इज नॉट एट इक्विलिब्रियम स्टेट, दिस इज अदर देन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक हो गया।
और मैंने अपने लेक्चर में आपको बताया था कि जब अदर देन इक्विलिब्रियम हम लेते हैं तो उस कंडीशन में इसको हम रिएक्शन कोशेंट कहते हैं, QC कहेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो इन दोनों में। बाकी जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है वो आपको जरूरी है कि इस पे पता हो, क्योंकि KC और QC दोनों क्या चीज है, दे आर द रेशियो बिटवीन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, लेकिन अदर देन इक्विलिब्रियम स्टेट, और ये जब आपको पता होगा तो आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेट द एक्टिव मास विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो एक्टिव मास जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। हमारे पास एक्टिव मास है रिएक्टेंट्स की, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम प्रोडक्ट की तरफ से कर लेते हैं देन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे A और B है, ये रिएक्टेंट्स है, और अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं कि हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है जिसमें A और B रिएक्शन करके C और D प्रोड्यूस करेंगे, तो प्रोडक्ट वाले साइड से इस रिएक्शन को अगर हम लिखेंगे दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the molar concentration of C multiplied by the molar concentration of T. So rate is nothing, it is the speed of a chemical reaction, and it is directly proportional to the molar concentration of reacting substances, चाहे वो reactants हो या products हो। It means कि as the molar concentration of reactants increases, the rate of the reaction will increase. As the molar concentration of the products increases, the rate of the reaction will increase. और इसके अपोजिट वाइस वर्सा कि हमारे पास अगर इनकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक रिएक्शन में कम हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास है कि वी हैव टू रिलेट द रेट विद द केमिकल रिएक्शन इन दिस वे कि रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। At equilibrium, a mixture of N2, H2, NH3 gas at 500 degrees centigrade is determined to consist of this much mole per decimeter cube of nitrogen, this much mole per decimeter cube of hydrogen, and this much mole per decimeter cube of ammonia. What is the equilibrium constant? Equilibrium constant value Kc इसके लिए क्या होगा? तो आपको पता है कि Kc is equal to the molar concentration of products. इस केस में प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है? NH3 raised to power 2 divided by N2 raised to power 1 and H2 raised to power 3, ठीक है। इसमें अपनी वैल्यूज आप पुटअप कर लें। हमारे पास अमोनिया की वैल्यू है 0.113 raised to power 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और नाइट्रोजन की वैल्यू है 0.602 और जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो है 0.420 रेज टू पावर 3, ये पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसकी कैलकुलेशंस आप करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, इसका क्यूब लेंगे, आपस में इसकी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे, आपके पास जो आंसर बुक में दिया हुआ है दैट इज 0.286। अब इसका यूनिट जो है इट डिपेंड्स अपॉन द यूनिट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। यहाँ पे 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा, स्क्वायर होगा, यहाँ पे 4 टाइम्स होगा, इसमें से 2 टाइम्स जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 टाइम्स जो है वो बच जाएगा, तो मोल स्क्वायर डेसीमीटर क्यूब डेसीमीटर रेज़ टू पावर -6 हो जाएगा नीचे, और ये जब ऊपर जाएगा तो आपका मोल स्क्वायर की जगह -2 हो जाएगा और डेसीमीटर -6 की जगह डेसीमीटर +6 हो जाएगा। तो ये यूनिट इसका आ जाएगा और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पूछते हैं कि स्टेट कंडीशंस नेसेसरी फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट या केमिकल इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंडीशंस आर देयर विल बी नो चेंज इन द फॉलोइंग। नो चेंज किस चीज में? नो चेंज इन द फॉलोइंग, तब जाके आपका कंडीशन जो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट है वो एस्टेब्लिश रहेगा, मेंटेन रहेगा, अदरवाइज वो चेंज हो जाएगा। क्या कंडीशन है? देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स,
there is no change in temperature. Number 3, there is no change in pressure. Number 4, there is no change in volume of the reaction mixture, and there is no change in कैटलिस्ट। कोई एक कैटलिस्ट यूज करेंगे, उसी कैटलिस्ट को फिर सारे रिएक्शन के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, बार बार आप चेंज नहीं करेंगे, तब जाके आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। अदरवाइज अगर इन 4-5 ऑप्शंस में से कोई एक भी आप डिस्टर्ब करते हैं, चेंज करते हैं, तो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा और न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश करवाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इट इज राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये वो बात है जो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि केसी वैल्यू आप किस तरह से लिखेंगे, आपसे ये पेपर में लाजमी पूछते हैं। अगर एक रिएक्शन दिया गया हो उसके लिए आपने केसी वैल्यू लिखनी है। बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट रिएक्शन के लिए हम देख लेते हैं केसी। बार बार हम यही डिस्कस करते हैं कि केसी इज इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, इस वाले के लिए केसी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? इसके लिए हमारे पास हो जाएगा केसी इज इक्वल टू NH3 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट करना है, मैंने स्मॉल कर दिया यहाँ पे, लेकिन इसको आपने स्क्वायर लिखना है बिकॉज इट शोज द एक्टिव मास इज मोलर कंसंट्रेशन। नीचे आ जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विल बी रेज़ टू पावर 3। ये इसकी केसी वैल्यू हो जाएगी। केसी वैल्यू फॉर द फर्स्ट रिएक्शन इज दिस वन। सेकंड के लिए हमारे पास केसी वैल्यू किसके बराबर होगी? केसी मैं नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखता हूँ। हमारे पास प्रोडक्ट के साइड पे वाटर है, सो वाटर रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स है। नीचे हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन हो जाएगा इसके प्रोडक्ट में, और ये रेज़ टू पावर 1 ही होगा क्योंकि इसके साथ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल भी 1 है। तीसरे के लिए केसी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? इसके लिए हमारे पास केसी वैल्यू आएगी NO रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय वाटर रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाय NH3 रेज़ टू पावर 4 multiplied by oxygen raised to power 5. So this is the Kc value for this last reaction. और इस तरह के ये तीनों रिएक्शन जो है ये पूछे गए होंगे, इसकी आपने Kc वैल्यू लिखनी है और इसके आपके 3 मार्क्स होंगे। सो कितना सा आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत इजी होगा और आप आराम से 3 नंबर इजीली पेपर में ले सकते हैं। इसके बाद अगला हमारे पास फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में अगेन वैल्यूज आपको दी गई है और आपसे पूछा गया है कि यूजिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस सिस्टम। हाँ, यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिया गया, हम रिएक्शन लिख देते हैं। रिएक्शन किसका है? रिएक्शन बिटवीन गैसियस सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड होगा प्लस ऑक्सीजन होगा और दोनों गैसियस फॉर्म में है। यहाँ पे नीचे G भी लिख लें ताकि गैसियस फॉर्म हो। ठीक है, टू प्रोड्यूस गैसियस सल्फर ट्राईऑक्साइड, अब ये प्रोड्यूस करता है सल्फर ट्राईऑक्साइड, SO3 प्रोड्यूस करता है और ये भी गैसियस फॉर्म में होगा। एट दिस टेम्परेचर द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इज फाउंड टू बी 1.50। SO2 की कंसंट्रेशन आपको प्रोवाइड की गई है 1.50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या है? दैट इज इक्वल टू 1.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और SO3 जो है द कंसंट्रेशन ऑफ SO3 इज 3.50 पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब इस बैलेंस रिएक्शन को यूज करके हमने Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हम Kc वैल्यू लिख लेते हैं। तो Kc फॉर दिस रिएक्शन इज, सबसे पहले तो इसको बैलेंस कर ले क्योंकि ये बैलेंस फॉर्म में नहीं है। सल्फर लेफ्ट साइड पे 1 है, राइट साइड पे भी 1 है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे 4 है लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 है। तो बेटर ऑप्शन यही है कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो सल्फर हमारे पास 2 हो जाएंगे बोथ साइड्स पे। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 प्लस 2 6 हो गए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये भी हमारे पास 6 हो गए। इसके लिए आप Kc वैल्यू लिख दे SO3 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय SO2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय O2।
और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो भी दी गई है 1.50 रेज़ टू पावर 2, 1.25 रेज़ टू पावर 1 और SO3 की वैल्यू 3.50। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से लिखना चाहें कि 3.50 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 1.50 रेज़ टू पावर 2 और 1.25, इनकी कैलकुलेशन जब आप करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये जो आंसर लिखा हुआ है, पता नहीं ये ठीक है कि गलत है, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो कैसी वैल्यू आपकी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो लास्ट वन है वो है डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अभी थोड़ी देर पहले हमने कंडीशन पढ़े, कंडीशन में हमने यही बात डिस्कस की कि हमारे पास जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट की कोई कंडीशंस है, अगर उनको हम डिस्टर्ब करेंगे तो इक्विलिब्रियम स्टेट भी डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी के ऊपर हमारे पास टेम्परेचर की क्या इफेक्ट हो सकता है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ रिएक्शन। जितना कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा तो Kc वैल्यू जो है वो जल्दी इस्टेब्लिश होगी, इक्विलिब्रियम जल्दी इस्टेब्लिश होगा। Kc इज अचीव्ड फास्ट, क्विकली। ठीक है, Kc वैल्यू जो है वो जल्दी पहुंच जाएगा, अदरवाइज उसको कोई इफेक्ट और नहीं होगा। नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होने के साथ साथ Kc वैल्यू जल्दी इस्टेब्लिश होगी। दूसरा ये कि अगर हम टेम्परेचर चेंज कर लें तो इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। इफेक्ट क्या हो सकता है कि आप टेम्परेचर को कम या ज्यादा करेंगे, उसका इफेक्ट क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होते ही या तो ये फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये आपके लेवल पे ये क्वेश्चन नहीं है कि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन दोनों को डिफरेंट तरीकों से पढ़ते हैं, जिसका एंडोथर्मिक में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये फॉरवर्ड जाएगा, अगर एंडोथर्मिक में टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो ये रिएक्शन फिर बैकवर्ड जाएगा। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ये आपके लेवल पे काम नहीं है, ये आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे आप डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ तक आपको इतना पता होना चाहिए कि बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम स्टेट इज डिस्टर्ब्ड एंड ए न्यू इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड। हाँ, अगर थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, एंड जब रेट एक रिएक्शन का ज्यादा होगा तो Kc वैल्यू उसकी जल्दी अचीव होगी और इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टैब्लिश होगा। ठीक है, यहाँ तक इसके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। अगले लेक्चर में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।